राष्ट्रगीत शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप लोगों को मेरी जानिब से 26 जनवरी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और तमाम ही प्रेस के हमारे तमाम ही साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। आज मंच पर समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान, कम्युनिस्ट पार्टी के जिम्मेदारान, हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के जिम्मेदारान और राष्ट्रीय जनता दल के जिम्मेदारान और मेरे साथी आज मंच पे आप लोगों को नजर आ रहे हैं, मौजूद है। मंच पे तमाम ही साथियों का भी मैं इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है, शहर की आवाम को पता है, प्रशासन को पता है, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया था और उसका मकसद भी आप लोगों के सामने हमने बताया था। आप लोगों को हमारे पीछे स्टेज के ऊपर जो बैनर दिख रहा है, हम लोगों का मुश्तरका फैसला हुआ, हमारा सलाह मशवरा हुआ कि एक प्लेटफार्म गैर सियासी बनाना है और मशवरे के बाद ये तय हुआ कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हम लोगों ने मशवरे से बनाई और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी बैनर के ऊपर हो रही है। आप लोगों को पता है कि मालेगांव शहर ये मस्जिद और मीनारों का शहर है। मुसलमानों की बड़ी तादाद यहां पर रहती है और पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद से सरकारी पार्टी बीजेपी और फिरका परस्त पार्टियों की तरफ से मालेगांव शहर को बदनाम करने की शुरुआत की गई और आज भी बदनाम किया जा रहा है। सिर्फ मालेगांव नहीं, महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों में अलग अलग मुस्लिम बस्तियों को बदनाम करने का काम बीजेपी की तरफ से, सरकारी पार्टी की तरफ से, फिरका परस्त पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। मालेगांव को सबसे पहले जो बदनाम किया गया वो ओट जिहाद के नाम पर। पार्लियामेंट के इलेक्शन में वन साइड मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्के की आवाम ने वोट दिया, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुन कर गई और वहां से ओट जिहाद का इल्जाम हमारे ऊपर आया। और कुछ महीने पहले किरीट सुमैया के ओट जिहाद के लिए मालेगांव शहर में रुपया पैसे का इस्तेमाल किया गया और पहला इल्जाम यह लगाया गया कि 100 करोड़ से ज्यादा
यहाँ पर फंड आया है अलग अलग अकाउंट में, वो फिर 1100 हुआ, फिर 2200 और ना जाने आगे बढ़ रहा है। और मालेगांव को बेस बनाकर, सेंटर बनाकर बोले पूरे मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर यहां से पैसा गया। आप, मेरा सवाल है किरीट सोमैया से, मेरा सवाल है सरकार से, अगर 1000 करोड़ 2200 करोड़ अकाउंट में अलग अलग पूरे देश के अलग अलग रियासत के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग लोगों के अकाउंट में आया, और कल किरीट सोमैया ने यह कहा कि 150 से ज्यादा करोड़ों रुपया यहां पर वोट जिहाद के लिए इस्तेमाल किया गया। अब सवाल यह है मेरा एकदम सीधा कि किरीट सोमैया इसका जवाब दे, या सरकार, मरकजी हुकूमत या रियासती हुकूमत के आला ऑफिसरान जो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, जो फंड कहां से आया, वो जवाब दे। ये वोट जिहाद कैसे हो सकता है? ये वोट जिहाद कैसे हो सकता है? जिन लोगों के अकाउंट में पैसा आया वो तो हमारे हिंदू भाई है। अगर मुसलमानों के अकाउंट के अंदर पैसा आता और अगर वो इस्तेमाल होता तो हम उसको वोट जिहाद मान सकते थे क्या? वोट के लिए पैसा खर्चा किया गया, इलेक्शन में खर्चा किया गया, लेकिन वो तो अलग अलग हिंदू भाइयों के अकाउंट में गया, वहां विड्रॉल हुआ और ना जाने वो कहां गया। हमारा विरोध नहीं है इंक्वायरी को, इंक्वायरी होना चाहिए। अगर इतना करोड़ों रुपए का फंड अलग अलग अकाउंट में आता है तो उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन सिर्फ वो मालेगांव को सामने रखकर और मुसलमानों को बदनाम करना, मालेगांव शहर को बदनाम करना, यह अच्छी बात नहीं है। हमारा मानना है तो वो पैसा जो आया है वो इलेक्शन में खर्च नहीं हुआ, और नहीं तो किरीट सोमैया ने और सरकार की एजेंसियों ने यह खुलासा करना चाहिए कि मालेगांव में अगर वो पैसा खर्च हुआ इलेक्शन में तो क्या शेख आसिफ ने किया? अगर शेख आसिफ ने किया है तो उसका नाम सामने लाओ। अगर शान हिंद जो उम्मीदवार थे असेंबली के, अगर उन्होंने किया तो वो बात नाम सामने लाओ, या आज के एमएलए का नाम अगर उन्होंने खर्च किया तो वो सामने लाओ, या और कांग्रेस के कैंडिडेट है, आजाद कैंडिडेट, सामने तो लाओ कि पैसा खर्च कहां हुआ। ये बात सामने नहीं लाई जा रही है, सिर्फ गुमराह करने का, मालेगांव को बदनाम करने की साजिश रची जा चुकी है और हमको बदनाम किया जा रहा है। दूसरी बात, जो कमेटी हमने बनाई, डिफेंस माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो हमने बनाई, ये रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान मालेगांव शहर के अंदर रहते हैं, जन्म दाखले निकालते हैं, और एक तरीके से एसआईटी की स्थापना सरकार ने की, एसआईटी बनाई, इंक्वायरी चल रही है, और इंक्वायरी उनको इख्तियार है हुकूमत को एसआईटी बनाने का, इंक्वायरी करने का, वो इंक्वायरी करे। लेकिन मेरा सवाल है कि एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान यहां पर मिला क्या? इसका जवाब आना चाहिए। इसका जवाब नहीं आ रहा है। सिर्फ 4000 लोग मिले, 4000 दाखले बनाए गए, इल्जाम लगाने का काम किया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई और आज हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो अलग अलग पार्टियों के जिम्मेदारान आज मंच ऊपर है, और लीगल लड़ाई के लिए, कानूनी लड़ाई के लिए एडवोकेट अजीम खान साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब, एडवोकेट
हिदायतुल्लाह साहब भी मंच पर है। हमने ये फैसला किया है कि जो मालेगांव को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, अलग अलग रोहिंग्या के नाम पर, बांग्लादेशी के नाम पर, फंड के नाम पर, तो इसके लिए आज कानूनी तौर पर भी और जमहूरी तौर पर भी आज बीजेपी और उनके लीडरान जो इल्जाम लगा रहे हैं उनका जवाब देने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया। और हमारी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज यहाँ से हमारी शुरुआत होगी और हम हर लड़ाई करने के लिए, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो जमहूरी तौर पर रास्ते पे उतरना हो, चाहे धरना आंदोलन करना हो, या हम लोगों को ये लड़ाई मंत्रालय तक ले जाना हो, हमारी मुकम्मल तैयारी हमने की है और इसीलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखा है। हमारा जो एजेंडा हमने बनाया है, ये जो प्लेटफॉर्म बना, हमारी कौन सी लड़ाई होगी, हमारा सिंपल एजेंडा है कि रोहिंग्या मुसलमान के नाम पर जो शहर को बदनाम किया जा रहा है, हमको कानूनी तौर पर भी लड़ाई लड़ना और साथ में वक्फ बोर्ड का जो बिल, केंद्र सरकार जो बिल पेश करने वाली है पार्लियामेंट में, जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी, जायजा लिया गया और जायजा लेने के बाद अब ये समझ में आ रहा है कि आइंदा पार्लियामेंट के सेशन में वो बिल पेश किया जाएगा और वो लागू कर दिया जाएगा अक्सरियत की बुनियाद पर और हमारे इख्तियार छीन लिए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान होते हैं उसके अंदर 100% अभी के कानून के मुताबिक मुसलमान ही होते हैं। जो ट्रिब्यूनल कोड चलता है उसके अंदर भी मुसलमानी जज होते हैं। ये सब इख्तियार निकालने के साथ साथ में ये तमाम इख्तियार वो कलेक्टर को देना चाहते हैं और इसके लिए हमने ये तय किया है कि वक्फ बोर्ड के लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। ये हमारे दो मुतालबात है, दो एजेंडे में हमने दो, एक रोहिंग्या मुसलमान और दूसरा वक्फ बोर्ड, ये हमने शामिल किया है और ये लड़ाई गैर सियासी तौर पर इसी बैनर के नीचे इस नाम से हम लोग ये लड़ाई लड़ने के लिए हमारी तैयारी है और इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। हम शहर की आवाम के साथ खड़े रहेंगे। अगर कहीं भी ज़बरदस्ती नज़र आई, अगर ज़बरदस्ती केसेस बनाए जाएंगे, ज़बरदस्ती बदनाम किया जाएगा, फंसाने की कोशिश की जाएगी, तो हम लोग शहर की आवाम के साथ खड़े रहेंगे और जमहूरी तौर पर रास्ते पर भी उतरना पड़े तो उतरेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ना पड़ेगा तो हम लोग लड़ेंगे। ये बात का फैसला हमने किया है और इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आगे का जो प्रोग्राम है वो बोलेंगे ना, पहले मुद्दे की बात। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से रखी गई है। आपके सामने अभी आसिफ भाई ने डिटेल से बात रखी। हमारा मकसद इस कमेटी को बनाने का ये है कि जिस तरीके से मालेगांव शहर की बदनामी हो रही है, ये मुस्तकबिल में इस शहर के लिए अच्छा नहीं रहेगा। हमारे यहाँ 2006 को बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद मालेगांव के ही लोगों को गिरफ्तार किया गया और मालेगांव की बदनामी मुसलसल होती रही। 2015 में जब मकोका कोर्ट ने उन सब मुसलमानों को जो मालेगांव शहर के थे डिस्चार्ज किया कि ये नहीं है, तो सालों लग गए उस बदनामी को दूर करने में और आज वापस बांग्लादेशी के नाम से मुसलसल बदनाम किया जा रहा है। अगर इस बदनामी को नहीं रोका गया, इस कार्रवाई पर नजर नहीं रखी गई कानूनी और जमहूरी तौर पर, तो हमें शक है कि जिस तरीके से किरीट सुमैया के बोलने के बाद एसआईटी बन गई, मगर उसके बावजूद भी वो मुसलसल मालेगांव शहर आ रहे हैं, दफ्तर में बैठ रहे हैं, सरकारी कागजात खुद ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार को भी और एसआईटी को भी गुमराह कर रहे हैं। और आज
ये हकीकत है कि मुसलमानों के लिए सरकारें ईमानदार नहीं है। इसलिए जरूरत है इस सबसे डिफेंस की इस शहर को और बड़ी ताकत के साथ पूरे शहर को जुड़ने की जरूरत है। आज पूरा शहर अगर इस मामले में एक साथ नहीं जुड़ पाया तो इस शहर का मुस्तकबिल अच्छा नहीं रहेगा। मैं पहले भी बोला और हमारे मुतालबात यही है कि SIT बन गई। SIT जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, घरों पर जाकर न दिन देख रही है न रात देख रही है चौकसी के नाम पे, ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर SIT अपनी इंक्वायरी कर रही है तो वो शफाफ इंक्वायरी करे। जब किसी अगर उनके पास कोई पेपर है वो चेक करना चाहते हैं तो उनको नोटिस दें, उनको बुलाया जाए, अपनी ऑफिस में बुलाएं और पेपर चेक करना है चेक करें। मगर घरों पर जाया जा रहा है, 10-15 लोग 20 लोग पहुंच रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट, सरकारी दफ्तर, हमारे यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है झोपड़पट्टी में। आज तुम्हारे और मेरे ही घर पर अगर 10-15 लोग आ जाए तो घबराहट तारी हो जाती है, एक दहशत का माहौल है। तो इस तरीके से इंक्वायरी कभी नहीं हुई है कि मालेगांव शहर के घर घर रात में दस्तक दी जा रही है। औरतों के पास कौन सा पेपर है उस वक्त नहीं है, उनको नहीं मालूम। घर अगर नोटिस देंगे, जिम्मेदार जाकर जो भी उनको चेक करना है वो कोई वक्त तय करे, ऑफिस उनका तय करे, जहां उनको बुलाना है पुलिस स्टेशन में, प्राण कचहरी में, वहां बुलाएं। मगर इंक्वायरी इस तरीके से शफाफियत के साथ की जाए। दूसरी बात, जब SIT किरीट सोमैया के बोलने पर नामजद हो गई है तो उसके बाद अब किरीट सोमैया को इन सब मामलात में बयानात देने की जरूरत नहीं। और हमारी SIT टीम से भी रिक्वेस्ट है, मालेगांव शहर के पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो किरीट सोमैया को ऑफिस में पेपर देखने से फौरी तौर पर रोके। हमें उस आदमी पे कोई 1% भरोसा नहीं है कि वो गलत तरीके से भी पेपर उसमें शामिल कर सकता है और हमारे शहर की बदनामी की जा सकती है। तीसरी बात कि इसके नुकसानात क्या हो रहे हैं। आज एडमिशन का वक्त है। यहाँ पर मेरे पास 3 बच्चियों के पेपर हैं, वो तीनों बच्चियां यहाँ पर हैं। आप मुझे बताओ, राइट टू एजुकेशन है, अगर वो लोग स्थगिति दे दिए, स्टे दे दिए नए दाखिले पर, तो इन बच्चियों का जो राइट टू एजुकेशन सरकार ने कानून बनाया है, इनका नुकसान का जिम्मेदार कौन रहेगा? सरकार रहेगी या किरीट सोमैया रहेगा, या जो लोग हिकमत अमली से चुप रहने की बात बोल रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है बोलने की, वो रहेंगे? इसका भी खुलासा होना चाहिए। ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनका एडमिशन, अगर उनका दाखिला नहीं मिला तो वो एडमिशन से महरूम रह जाएंगे, उनका एजुकेशन से महरूम रह जाएंगे। तो ऐसे तमाम ही लोगों के लिए भी हम लोग मशवरे से क्या करना है, कैसे करना है, इनका दाखिला दिलवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इनके एजुकेशन का सवाल है, इनके मुस्तकबिल का सवाल है। और ये सब मामलात में चुप रहना ये आप समझ लो कि एक बुज़दिली है। और चुप रहना ये कहीं ना कहीं रजामंदी है फिरका परस्तों की बात अगर जो बोली जा रही है उसको मानने की। जब 2006 में बम ब्लास्ट हुआ तो केस मकोका कोर्ट में चल रहा था, दूसरी कोर्ट में चल रहा था, मगर इस शहर में आंदोलन और तहरीक हो रही थी। हमेशा एक बात याद रखना कि कोई भी सवाल अगर है, आज 26 जनवरी है, कॉन्स्टिट्यूशन का आज यौम जमहूरिया है, तो आप एक बात समझो कि अगर तुम कुछ बोले नहीं तो उसका मतलब भी ये निकाला जाएगा कि ये लोग कहीं ना कहीं इसमें शामिल हैं। और बम ब्लास्ट के वक्त इसीलिए हर वक्त तहरीक चलाई जा रही थी, और हर तहरीक, हर अवामी आंदोलन का असर आप यकीन मानो सरकार से लेके आज कोर्ट तक पड़ता है। अगर आप आंदोलन और तहरीक नहीं चलाएंगे तो आप ये बात मान लो कि आप ये मानते हो कि ये सब जो हो रहा है ये सही है। बस हमारा यही बोलना है कि जो डिफेंस कमेटी बनी है, मालेगांव शहरियान को इसके साथ जुड़ना चाहिए। ये गैर सियासी तंजीम है और पूरे शहर को जोड़ने के लिए ये तंजीम बनाई गई है।
तो मालेगांव शहरियान इससे जुड़े और डिफेंस कमेटी, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो भी आगे कदम उठाती है उसके साथ कदम से कदम मिलाए। हमने इसमें जो वक्फ बोर्ड का सवाल भी इसलिए लिया है कि आप देख रहे होंगे कि जेपीसी की जो मीटिंगें हो रही हैं उसमें अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। और 31 जनवरी को जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं उन्होंने रिपोर्ट देने की बात बोल दी है, तो वो सवाल भी बहुत अहम है खास तौर से मुसलमानों के लिए, इसलिए वो सवाल को भी शामिल किया गया है कि वक्त जैसे हालात आएंगे हम उस मामले में भी शहर की तरफ से वक्फ बोर्ड के सवाल पर नुमाइंदगी करने की जरूरत है, वो हम करेंगे। ये 2 सवाल पर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनी है। आगे अगर कोई और हालात पैदा हुए जो जरूरत रही तो हम वो सवाल भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी में शामिल करेंगे। रुको ना, अभी थोड़ा आपको जो मौका दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को 26 जनवरी की मुबारकबाद देता हूँ। ऐसा आगे मीडिया की भी साथियों से मेरी अपील है कि कल आप लोग भी आइए और तमाम ही मंच पे बैठे हुए या सामने बैठे हुए जितने भी जिम्मेदारान हैं, आप लोगों से भी अपील है कि कल सुबह 11 बजे यहाँ पर हम लोगों को जमा होना है। ठीक है, एक मिनट, एक एक करो, बोलो। तुम आखिरी में करो ना अखिल भाई। लो, अच्छा, आपका जिससे सवाल है उसका नाम लेके बोले तो फिर माइक लेने में सबको अच्छा रहेगा। ठीक, ओके। हाँ, आज शहर को ज़रूरत थी तो आपने ये कमेटी बनाया, बहुत अच्छी बात है। एक सहारा शहर को मिल जाएगा, लेकिन कुछ लीडर ऐसे भी है जो ये कह रहे हैं कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं थी, अगर इस पे बात करनी है तो मैं असेंबली में बात करूँगा और अभी यानी ये बहुत जल्दी हो जाएंगी, पहले एसआईटी क्या करती इसके बारे में सोच लो। तो इस बारे में आपका क्या ये है, क्योंकि ऐसा भी सवाल उठ रहे कि आप हो सकता आगे की सियासत के लिए आप सब एक साथ आ गए होंगे, ये भी आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। नहीं, वो गौर भाई का सवाल मैं आगे बढ़ा रहा कि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन के मद्देनजर तो नहीं आप ये कमेटी बनाए हैं? मैं जवाब मेरे से मांग रहे हैं। आप जवाब दीजिए। नहीं, नाम लेके बोले तो अच्छा रहेगा। मेरा ये था कि आप सब लोग बोल दिए, शान मैडम अगर इसका जवाब दे देते। चलो लो, बोलो। 2014 से जब से बीजेपी हिंदुस्तान में राज करने आई है उसके बाद से मुसलसल ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिससे माइनॉरिटी को तकलीफ दी जाती है जानबूझ के। मैंने एक तकरीर, आप जिनकी बात कर रहे हैं, मैंने कल सुना। मैं ये समझती हूँ कि शायद ही कोई हिंदुस्तान में बीजेपी के अलावा कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जो एक आम शहरी है, उन्होंने कभी भी हुकूमत की बनाई हुई एजेंसी पर भरोसा नहीं किया। ये कैसे भरोसा कर रहे हैं, ये सवाल और मजम्मत होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब हमारे ऊपर एनआरसी की मुसीबत आई, वो कानून के खिलाफ हिंदुस्तान के न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरी माइनॉरिटी ने भी बैठकर उसकी मजम्मत की, क्योंकि मजम्मत करना इस बात की गवाही होती है कि वो इस बात को नापसंद कर रहे हैं। अगर मालेगांव शहर खामोश रहेगा तो इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि हम भी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं गलत काम हुआ, इसलिए ज़रूरी है कि मजम्मत की जाए। दूसरा ये कि पार्लियामेंट के जो मालेगांव शहर से नुमाइंदी थी, उनका काम था कि जब मालेगांव शहर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था तो उन्होंने पार्लियामेंट जो है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल मजलिस है, वहाँ पर उनको बोलना चाहिए था। और जो बोला गया कल कि एसआईटी बनने के पहले कोई इजलास, सब इजलास पहले हुए बाद में नहीं हुए, लेकिन नागपुर के इजलास में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मालेगांव के खिलाफ बोला था, चाहे वो वोट जिहाद की बात हो, लैंड जिहाद की बात हो या जो बैंक में टर्नओवर चल रहा था उसके बारे में, लेकिन मालेगांव शहर के नुमाइंदा उस वक्त खामोश थे। अगर वहाँ इस बात का एहतजाज किया जाता कि मालेगांव शहर पर जो आप लोग बेजा इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो मुझे लगता है कि एसआईटी की मुसीबत नहीं आती, क्योंकि असेंबली जो है वो लॉ मेकिंग अदारा है, वहाँ बोला गया हर जुमला जो है वो एक कानून का दर्जा रखता है। वहाँ खामोश रहना, मैं ये मानती हूँ कि इस शहर के नुमाइंदे की मुजरिमाना खामोशी है। मुस्तकीम भाई,
आपने अभी कहा था कि पूरे शहर को जोड़ने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। वंचित बहुजन अघाड़ी के लोग आ जाएं। आकाश भाई यहाँ कुर्सी लगा लो, जावेद यहाँ कुर्सी लगा लो, एक आध सामने, कोई बात नहीं। मेरा सवाल ये है कि मुस्तकीम भाई, आपने भी कहा कि पूरा शहर को जोड़ने के लिए कमेटी बनाई गई है। सेंट्रल हल्के का ये मसला है ज़्यादा। सेंट्रल हल्के की दो बड़ी सियासी पार्टियां, कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? कांग्रेस और आपने कहा एमआईएम के लोगों को जोड़ा नहीं है। देखो, हम लोग जो हैं आज हम ऐवान में नहीं हैं, हम लोग एहतजाज कर सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जिस पार्टी का आपने नाम लिया, कांग्रेस का नुमाइंदा पार्लियामेंट में था, और जब मालेगांव शहर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था तो वो खामोश था। दूसरा मौका था असेंबली के मेंबर को, जो असेंबली में थे, और वहाँ देवेंद्र फडणवीस जो सीएम है वो इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो ये तब भी खामोश थे। हम लोग असेंबली या पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते, उनके पास हक था बोलने का, उस वक्त वो खामोश थे, इसलिए उनकी खामोशी हमको मुजरिमाना लगती है। इसलिए हमको नहीं लगता कि जहाँ बोलना चाहिए था उन्होंने नहीं बोला, तो वो हमारे साथ ईमानदारी से रहेंगे कि उनको नहीं लेना चाहिए। अजीत साहब, ये इस्तेकबालिया प्रोग्राम में आमदार ने आप पर इल्ज़ाम लगाया है कि किरीट सुमैया को लाने वाले आती है, एक होटल के अंदर आपकी मीटिंग हुई है, बहुत जल्द वो उनका इशारा उनके ऊपर ही था। आज के एमएलए जब से सियासत में आए हैं, जब से गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करते हैं, और कल भी उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी की। मुझे नहीं लगता कि उस शख्स का कोई जवाब देना चाहिए। शहर में रोहिंग्या के नाम पर एसआईटी बन जाती है, मालेगांव के लिए स्पेशल एसआईटी बनी, पूरे महाराष्ट्र के लिए नहीं बनी। वो शख्स खामोश है। जन्म दाखला जो बनता था, जैसा भी 3 बच्चियां आपके सामने आई, इनका मुस्तकबिल क्या, स्टे आ गया, वो शख्स खामोश है। हम लोग बात कर रहे हैं कि बीजेपी किरीट सुमैया से, सरकार से, एसआईटी से लड़ने की जमहूरी तौर पर हम ये बात कर रहे हैं, और एक गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करके आवाम को गुमराह करने का काम आज के एमएलए कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसा गैर जिम्मेदाराना एमएलए की बात का जवाब नहीं दिया जाए तो बेहतर है। हम हमारा रास्ते पे निकल चुके हैं और इंशाल्लाह हमारी लड़ाई कामयाब होगी। आसिफ साहब, एमडीसी कमेटी ऑफ मालेगांव, इसकी स्थापना करने में आपने जल्दबाजी की है, ऐसा शहर में महसूस किया रहा है, क्योंकि शहर ने नुमाइंदगी किसी और को दी है। इसलिए आरोप ये लग रहा है कि भाई आप लोग, मुस्तकीम भाई और आप और दूसरी सियासी पार्टियों के लोगों से जल्दबाजी का फैसला किए है, तो आप जरा खामोश बैठे थे। जिसको नुमाइंदगी दी है उसको तो थोड़ा आजमाया होता। मंच पे बैठे लोगों के ब्लड में, खून में ऐसा नहीं है बुज़दिलपन। हम लोग जाबाज लोग हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे। दुनिया कुछ भी हमारे बारे में बोले, हमको उसकी परवाह नहीं है। मालेगांव शहर के इस इलेक्शन में सीधा बाकी सब पार्टियों को नकारते हुए एक पार्टी को जाएंगे आवाज। किससे सवाल है पहले पूछो, सब बैठे हैं ना। आप इसे सवाल है, एक पार्टी के नुमाइंदों को नकारा है, अब आप शहर को जोड़ने की और रास्ते पे उतरने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये शहर की आवाम आपके साथ सड़कों पर उतरेंगी और इस आंदोलन में आपका साथ देगी? मंच पे जो भी पार्टी आपको नजर आ रही है, आज के एमएलए से ज्यादा वोट हमारे पास है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको? और उम्मीद है जो लड़ने वाला होता है, आवाम उसके साथ चलती है, और हमें उम्मीद है कि हम शहर की हिफाजत के लिए आवाम के हित में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और आवाम हमारा साथ देंगे, और आप लोग भी देखेंगे और ये शहर भी देखेगा। शेख आसिफ साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, आप पीछे मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन के नाम से तहरीक अपने दम खम पर चलाए, आज सबको जोड़ कर चला रहे, तो क्या आप कमज़ोर पड़ रहे हैं क्या कहीं ना कहीं? जो है बात ऐसी है, अलग अलग मुतालबात होते हैं। वो रिजर्वेशन की तहरीक पूरे महाराष्ट्र के लिए थी, और स्पेशल एसआईटी सिर्फ मालेगांव के लिए बनी है। तो लड़ने वाले लोग हैं, और इसके लिए हम लोग लड़ने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। कोई कमजोर नहीं है, कोई कमजोर नहीं यहाँ पर मंच पर बैठे हुए। हम लोग बहुत मजबूत है, और ये शहर को हर इलेक्शन में धोखा खाया गया, धोखा मिला है, मजहब के नाम पर धोखा दिया गया,
और इससे ज़्यादा मैं बोलूँगा तो बात दूर तक जाएंगी, इसलिए मैं जवाब यही खत्म करता हूँ। ये अभी जो 3 बच्चियां आपने अभी यहाँ पे बताई, तो ऐसी बहुत सी बच्चियां होंगी जिनके दाखिले यहाँ पे पड़ेंगे। इनकी उम्र अभी हम देख रहे हैं 5 साल 6 साल के करीब होंगे, लेकिन ऐसे ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी थी कि इन्होंने इनका दाखिले इनका इंदिराज क्यों नहीं हुआ। ये अगर घर में पैदा हुए थे, हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, जहाँ भी पैदा हुए थे, इन्होंने अभी तो है ना, ये कोई 60 साल का 70 साल का जो है, जैसे 1-6 का बता रहे थे, 1-6 वाले जो है उनका ठीक है दाखिले का ये नहीं है, लेकिन ये लोगों से क्यों ऐसी गलती हो गई कि इन्होंने अपना दाखिले का इंतजाज नहीं कराया। ये भी तो बात है ना। देखो, आज भी मालेगांव में गरीबी है, बहुत एजुकेशन झोपड़पट्टियों में नहीं है, घर में डिलीवरी होती है, लोग सुबह से शाम तक रात तक काम करते, ध्यान नहीं देते, एडमिशन के वक्त वो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। ये बात बिल्कुल सच है कि पेरेंट्स को अब जो हालात मुल्क के बन गए हैं बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मगर अगर जन्म दाखिला नहीं नोंद है तो ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए कोई कानून नहीं था, पहले कोर्ट में था, उसके बाद वो पावर दिया गया तहसील ऑफिस को। तो मतलब ये है कि ये चीज़ हो सकती है, सरकार भी ये बात मानती थी ना, ऐसी गलतियां हो सकती है, इसलिए कानून बनाया गया। मगर सिर्फ नाम उस कानून पर स्थगिति दे दी गई और इनका तो एजुकेशन जो कानून सरकार ने ही बनाई है, और इसमें ये 3 लड़कियां हैं और सैकड़ों और लड़कियां और लड़के हैं, और सरकार का ही नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये तो सरकार का जो नारा है, सरकार का जो कानून है, उसके खिलाफ बात जा रही है। ये गलती नहीं होना चाहिए, कारण से ये बात बिल्कुल सच है, मगर गलती होने के लिए ही कानून बना है कि कोई कर दे तो उसका ये रास्ता है। हम हर हाल में कल जाएंगे, अभी आसिफ भाई ने कहा, इनके लिए, और इंशाअल्लाह हम इनका हक इनको दिला के रहेंगे। एडवोकेट शिवाड़े साहब बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार। सिर्फ राष्ट्रगीत पढ़ा जाता था। अभी बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, गोवा और चीफ जस्टिस ने एक सर्कुलर निकाला है, और इस सर्कुलर के तहत राष्ट्रगीत के बाद प्रेमबल पढ़ना जरूरी किया है। भारत का संविधान क्या है कि आज भी ये टिका हुआ है। जहाँ तक इस कमेटी का ख्याल है, मैं तमाम सियासी पार्टी को मुबारकबाद देता हूँ कि एक गैर सियासी प्लेटफॉर्म अक़लियतों के फलाह बहबूद के लिए बनाया गया है। एक अच्छी कोशिश है, एक अच्छा इनकलाब है। मालेगांव सिर्फ मालेगांव ही नहीं, जहाँ जहाँ मुस्लिम अक़लियत है उन्हें बदनाम करने की बीजेपी की एक साजिश है। इस दफ़ा बीजेपी को उनके मंशे के मुताबिक मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, और इसलिए उसका इस्तेज़ाब करने के बाद उन्होंने अक़लियतों पर जुल्म करना शुरू किए। डॉक्टर भांबरे चूँकि हार चुके थे, इससे पहले भी हारे हैं कई बार बीजेपी के लोग, कोई ये नई चीज़ नहीं है, लेकिन इस बार उन्हें अपने बाजू रख के कांग्रेस के सेकुलर लीडर को जिता के दिया है, और ये बात उनसे हजम नहीं हुई। मालेगांव को हमेशा बदनाम किया गया है। कोविड के वक्त मालेगांव के मुसलमानों को बदनाम किया गया है, लेकिन यही काड़ा पूरे दुनिया में फिर उसने नाम रोशन किया है। अब बांग्लादेश और रोहिंग्या के नाम पर बदनाम किया जा रहा है। सितम ज़रीफ़ी तो देखिए कि खुद हुकूमत ने बांग्लादेश की माजून सदर को पनाह दी, और यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम से कह रहे हैं। ग्रेट सोमैया दरअसल इनका एक एजेंट है, उसके तहत पैसा कमाने की, खौफ आराज की ये एक साजिश की गई है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार को बिला वजह सस्पेंड किया गया है अपने पावर का नाजायज फायदा उठा के। 4000 रोहिंग्या मिले हैं बता रहे हैं, जबकि अंदरूनी मालूमात ऐसी है कि एक भी सर्टिफिकेट बोगस नहीं। कुछ सर्टिफिकेट में कागजात कम हो सकते हैं, वो अलग बात है। जितने भी दाखिले दिए गए हैं, एक मिसाल तो ऐसी है कि एक सूरत के शख्स है, उन्होंने यहाँ दाखिला दिया है और बताया गया कि वे बाहर के लोग आके दाखिले ले रहे हैं, लेकिन दरअसल उसकी पैदाइश मालेगांव की है, और उनके 1956 के उन्होंने कागजात दाखिल किए, घर की सेल डीड है और जो मकानात लिए और दूसरी चीज़ें, राशन कार्ड उस वक्त के हैं, जबकि बांग्लादेश 1973 में जारी हुआ है।
सिर्फ किसी तरह मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वोट जिहाद और ये तमाम चीज़ें जो लाई जा रही हैं, जो बैंक से पैसा निकला है, तमाम जो मुलविस बच्चे हैं वो भी उन्हें एक तरह के कॉन्स्पिरेसी की गई, शायद कुछ रकम देखी गई और बड़े बड़े ट्रांजैक्शन किए गए, लेकिन उस ट्रांजैक्शन का और इलेक्शन का दूर से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन सिर्फ वो जोड़ा जा रहा है और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि मालेगांव के लिए नहीं, सिल्लोड़ की भी बात आई है। जाहिर है सिल्लोड़ में भी अब्दुल सत्तार थे, उनकी सियासी रस्साकशी है, वहाँ पर भी बताया गया है कि वहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्या है। औरंगाबाद, अचलपुर, जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ हर जगह SIT बिठाई जाएगी। SIT ने पूरी कोशिश की है, अभी तक जहाँ तक हमारी मालूमात है, जितने भी पावर गई जितने भी कागजात हैं, इन कागजात में एक भी बांग्लादेशी ये रोहिंग्या नहीं मिला है, लेकिन सिर्फ ये मालेगांव को बदनाम किया जा रहा है। और ऐसी सूरत में ये प्लेटफॉर्म कायम करने की अच्छी बात है और हमें इसके लिए इनकलाब लाना पड़ेगा, और इसीलिए उसकी पहली कोशिश है। मैं सबको उसकी मुबारकबाद दें। शुक्रिया। मालेगांव माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो बनाई गई है, हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी उसकी भरपूर हिमायत करती है, और मालेगांव को जो बदनाम करने का सिलसिला शुरू किया गया है, ये तो नहायत ही अफसोसनाक बात है। 2006 में भी यही हाल हुआ था, घुमा फिरा कर मालेगांव के ही लोगों को फंसाया गया, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, जब इस शहर में निधर्मी अघाड़ी बनाई गई निहाल साहब की क़यादत में, उस वक्त शहर के लोग और गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग बिल्कुल यही बोलते थे, कुछ न कुछ तो है, पुलिस इन्हें अंधे नहीं होती है, बहरी नहीं होती है, उसको कुछ न कुछ तो मिला होगा जब तक गिरफ्तार किया है। लेकिन हमने कहा नहीं, ये बिल्कुल गलत है, कुछ भी तो दबाव है इसमें किसी का, और वो आखिर में जाहिर हो गया कि ये सब लोग बेकसूर निकले और उनको छोड़ा गया। यही हाल आज रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, ये सब जो लगाया जाता है, ये सिर्फ अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए और एक तबके की वोट बटोरने के लिए ये सब किया जाता है और मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। मैं बोलता हूँ कि मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी हिंदुस्तान में है, अरे भाई तुम्हारा तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो NRC तुमने निकाला ना, उससे मुसलमान बेदार हो गया। ये 4000 ना जो यहाँ बता रहे हैं ना कि जिना दाखिला निकाला गया है, ये उन्हीं लोगों का है जो लोग कभी रखते नहीं थे अपने पास कोई रिकॉर्ड, वो अपने बाप दादा चचा भाई बहन इनका निकालना शुरू किया और दिए वही है। ये 4000 क्या, अभी वो 40,000 भी हो सकता है। कहाँ आप 4000 के फिराक में पड़े हुए हैं। और मालेगांव वो बस्ती है जो रोजगार देती है। यहाँ तो दुनिया के कहीं से भी लोग आए तो क्या वो घुसपैठी है कि तुम्हारी सरहदों पे तुम क्या कर रहे हो? SIT के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या करती है? तुम्हारा राह क्या करता है? और हम लोगों को बदनाम करते हो। पहले अपने मुंह में, अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखो, झांक कर देखो और फिर समझो कि क्या कर रहे हो। ये जो है सिर्फ एक तबके की वोट को इकट्ठा करना है, इनको यानी खुश करने के लिए ये सब किया जा रहा है, वरना ये इनके पास और कुछ है नहीं। और एक वक्त आएगा कि ये कहीं के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों के फिराक में जो लोग भी पढ़े उनकी जिंदगियां, उनकी तारीखें मिट चुकी हैं। अरे हमने हिंदुस्तान पे अगर देखा जाए तो सही मानों में 1000 साल हुकूमत की है। ये जो सिर्फ क्यों मुगलों को लेकर वो करते हो? अरे मुगलों ने क्या दिया है ये पूछना चाहते हो क्या? तो तुम्हारे यहाँ जितने फूल है ना, आधे से ज्यादा फूल जो है वो सब बाबर ने लाया है। तुम्हारे यहाँ था क्या है? फूल गोभी
और क्या था तुम्हारे पास? यही देखो, अगर हालात को समझो, और जिस दिन हम सही मानों में इस बात पे आ जाएंगे, जिस दिन भी हम इस बात पे आ जाएंगे कि अब हुकूमत को 1 मिनट भी चलने नहीं देना है, तो ये हुकूमत चल ही नहीं सकती। ये हमारे पट्टू हैं जो कि हमको बदनाम कर रहे हैं। इतना कह के मैं अपनी बात कर मालेगाव शहर तालुका हा स्लम एरिया आहे। प्रामुख्याने मालेगाव शहरामध्ये रोजगार उपलब्ध नाही, अशा अनेक समस्या मालेगाव शहरामध्ये असताना देखील एक जाती येथेचं राजकारण मालेगाव शहरात सुरू आहे। यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जन्मदाखले असो, जन्म प्रमाणपत्र असो, यामध्ये घोळ झालेला आहे आणि अशा विविध कारणाने मालेगाव शहराचं नाव हे बदनाम करण्याचं षडयंत्र आज रोजी मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे। यामध्ये आम्ही रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने या कारवाईचा सर्वप्रथम आम्ही निषेध करतो। प्रामुख्याने शहराला अत्यंत गरज आहे ती रोजगाराची, व्यवस्थेची, शिक्षणाची, परंतु शहरामध्ये ना रोजगाराची निर्मिती केली जाते, ना शिक्षणाच्या चांगल्या संधी दिल्या जातात, परंतु माणसामध्ये मतभेद निर्माण केलं जातं। हा तिकडचा आहे, हा इथला आहे, हा तिथला आहे, यामध्ये मतभेद निर्माण करून एकामध्ये लढवण्याचं काम केलं जातं। प्रामुख्याने आज रोजी आपल्याला सांगू इच्छितो की जातीयतेच्या भिंती तोडू, संविधानाने भारत जोडू, जातीयतेच्या भिंती तोडू, संविधानाने भारत जोडू। आणि या पार्श्वभूमीवर एक असा एक शेरही आहे, जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। प्रत्येक वेळेस ज्यावेळेस अन्याय अत्याचार होतो, ज्यावेळेस संविधानाची गोष्ट येते, कॉन्स्टिट्यूशनची गोष्ट येते, त्यावेळेस कुठलीही परिस्थिती न बघता, त्याचा परिणाम न बघता आपण एकजुटीने उभे राहतो। तसंच आज आपल्या शहरावर सुद्धा मोठं महाभयंकर राजकारण आपल्या शहरावर सुरू आहे आणि महाभयंकर संकट आज रोजी आपल्या समोर उभं आहे। आपण एकत्र येऊन एकजुटीने या संकटाला सामोरे जाणार आहात आणि त्याचबरोबर या शहरामध्ये शांतता अबाधित राहिली पाहिजे, एकमेकांमध्ये वादविवाद न निर्माण झाला पाहिजे। या अनुषंगाने आपण एकजुटीने या लढाईला आपण उभे राहू, एवढंच सांगतो। ओके। माना जाता है, माजी में आप लोगों ने भी तहरीकें चलाई है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कल एसआईटी से आपकी टीम मुलाकात करेगी। मुस्तकबिल में धरना, आंदोलन, तहरीक, जलसा कुछ लेने का इरादा है, कब लिया जाएगा, उसकी तफसीलात भी उजागर कर दीजिए। कल जब एसआईटी की टीम से हम जो निवेदन देने वाले हैं, तो उसमें अल्टीमेटम के तौर पर धरने का ऐलान और तारीख कल वहाँ पे बताई जाएगी, वहाँ बताएंगे सब डिटेल। मेरा सवाल है कि मुस्तकीम भाई से कि अभी आप लोग सब एक साथ जमा हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ में समाजवादी में थे इलेक्शन के टाइम में, वो नज़र नहीं आ रहे। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि अभी यहाँ पर जो आने वाला कारपोरेशन का इलेक्शन है, उसको लेकर आपका क्या रोल रहने वाला है, जरा ये स्पष्ट करें तो अच्छा हो। देखो, ये कमेटी बनाने का मकसद शहर को बचाना है। दूसरी बात, कारपोरेशन का इलेक्शन आएगा, यहाँ पर तमाम ही पार्टी है, सब अपने अपने तौर पर मेहनत करेंगे। ये कोई सियासी गठबंधन नहीं है, ये एक इनकलाबी गठबंधन, अगर मैं बोलूँ शहर को बचाने के लिए, तो एक इनकलाबी गठबंधन है, सियासी नहीं है। एक शकील भाई, ये सियासी स्टेज नहीं है, ये सियासी जवाब आप अकेले में आके लीजिए ना। सियासी जो प्रकरण मालेगांव मामको मर्चेंट बैंक से शुरू हुआ, जिनके खातों में पैसे लाए गए, वो सबके सब मासूम हो गए, मालेगांव शहर मुजरिम हो गया और बैंक भी सेफ हो गई। अब ना बैंक का नाम लिया जाता, ना जिनके खाते में पैसे आए थे उनका नाम लिया जाता, सिर्फ मुसलमानों के गिनचुन के 3-4 नाम वही लिए जाते। तो क्या आप भी अपने तौर पर इसकी कोई जांच करेंगे कि उस बैंक में वाकई जो घोटाला हुआ, उस बैंक के लोग और जिनके अकाउंट में पैसे आए थे, क्या वो भी इसमें शामिल थे? क्या इसका जिम्मेदार अगर मैं बोलूं तो इस शहर के एमएलए हैं। उसकी वजह है, जब मुख्यमंत्री नागपुर अजलास में उस मामले में बोल रहे थे, उस वक्त एमएलए वहां आसिफ भाई, मैं या यहाँ बैठे शान हिंद ये तो नहीं बोल सकते थे। उस वक्त अगर एमएलए उन 13 लोगों का नाम ले लेते
अकाउंट होल्डरों का और उनकी कंपनियों का, वही बात खत्म हो जाती। जितने जिम्मेदार फिरका परस्त हैं उतने ही जिम्मेदार मालेगांव शहर के एमएलए इसलिए है कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाकर फिरका परस्तों की बात को सच साबित करते हैं। क्या बात मामले में दूसरी बात, एक मिनट, मैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के जरिए, मीडिया के जरिए मालेगांव शहर की आवाम से अपील करना चाहता हूं कि इत्मीनान रख के कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 4000 दाखले का मामला है और हमारा दावा है कि एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी नहीं है। 4000 लोग तक ये मामला महदूद है और आवाम इत्मीनान रख के, हम ये जो लोगों के पास भी SIT जाएगी, इंक्वायरी करेंगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे और शहर के आवाम के साथ खड़े रहेंगे। शहर के आवाम इत्मीनान रखें।